हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो नए कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आई है उसकी प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे थे। प्रैक्टिस सेट 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से आपका प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट होगा। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक इतने क्वेश्चंस मैं आप लोग को करा चुकी हूँ जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई होगी। इन प्रैक्टिस सेट को बार बार रिवाइज करिए, बार बार इन वीडियोस को देखिए जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसमें से इतने क्वेश्चंस आपके निकल के और भी बन जाएंगे कि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें। The main purpose of dash is to give a uniform charge to profit and loss account in respect of machinery. डैश का मुख्य उद्देश्य मशीनरी के संबंध में लाभ और हानि खाते में एक समान शुल्क देना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अशुद्ध और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। प्रोविजन फॉर रिजर्व संचित के लिए प्रावधान। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स मरम्मत और नवीनीकरण के प्रावधान। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कराधान के प्रावधान। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो मशीनरी होती है, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री को चलाने में जो उसका कारखाना होता है तो वहाँ पर मशीनरी की जरूरत तो होती ही है। तो वहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इक्वल ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, मशीनरी है कोई, अगर उसके 10 ईयर्स की लाइफ है, 10 साल का उसका जीवन होता है, तो उसमें स्टार्टिंग में इतना रिपेयर पर नहीं जाता, लेकिन बाद का टाइम में अगर देखा जाए तो रिपेयर और मेंटेनेंस को बहुत ज्यादा चार्जेस आने लगते हैं। तो इसके लिए पहले से ही क्या होता है, प्रोविजन बना लिया जाता है जिससे कि बाद में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको बहुत ज्यादा भार ना आने पाए। क्योंकि अगर लास्ट में जब बहुत ज्यादा उसको रिप्लेस करने के का टाइम आ रहा है, उसमें काफी ज्यादा जाने की जरूरत पड़ रही है रिपेयर या मेंटेनेंस उसका, तो बहुत ज्यादा चार्जेस लगेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे। तो इतना उस पर एक बार में इकट्ठा से इतना लोड ना आए, इतना भार ना आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। मेन कहने का मतलब है प्रॉफिट पर। तो इस वजह से क्या होता है, उसका प्रोविजन किया जाता है। तो यहाँ पर कई आंसर जो होगा, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल मरम्मत और नवीनीकरण के प्रावधान। तो उसके माध्यम से क्या करेंगे, अगर हमने प्रोविजन कर रखा है तो इतना ज्यादा हमारे पर नहीं पड़ेगा और एक हर साल या प्रतिवर्ष एक समान उससे जो है हम अपने उसमें से रिटर्न ऑफ करते चले जाएंगे। जो प्रॉफिट होगा उससे एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹500 paid for rent is debited to landlord's account for the above error. What is the rectification entry? किराए का 500 रुपए मकान मालिक के खाते में डेबिट कर दिया गया है, उपभोक्ता के लिए संशोधित प्रविष्टि क्या होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर संशोधित प्रविष्टि जो हमें एंट्री करनी है वो सही एंट्री क्या होगी। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट और साथ में बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि किराए का 500 का 500 रुपए का मकान जो मालिक का जो था खाते में दिखाना था, आपको गलत दिखा दिया गया है। किराया था जो कि 500 रुपए का मकान मालिक के खाते में डेबिट कर दिया गया है। तो फिर रेंट दिया गया उसे मकान मालिक के खाते में डेबिट जो कर दिया गया है, तो उसके लिए हमें सही एंट्री करनी है। तो सही एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 500 का टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट 500 का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन साइडेड एरर। निम्नलिखित में से कौन एक तरफा त्रुटि नहीं है। क्योंकि कुछ एंट्री एरर ऐसे होते हैं जिनका एक ही पक्ष पर प्रभाव पड़ता है। कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनका दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों पर इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर पोस्टेज विद द रॉन्ग अकाउंट, गलत खाते में पोस्ट कर देना, तो पहला ही आपको गलत हो जाएगा। मतलब पहला ही यहाँ पर कह रहा है कि क्या तो एक तरफा त्रुटि नहीं है, तो यही वाली आपकी एक तरफा त्रुटि नहीं है कि अगर आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया तो उससे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जो होते हैं वो इफेक्ट करेंगे, ना कि सिर्फ एक साइड। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, गलत आगे बढ़ाना, वो भी एक तरफा त्रुटि हो जाएगी। रॉन्ग कॉस्टिंग वो भी, और रॉन्ग बैलेंसिंग उससे भी आपकी एक तरफा त्रुटि होगी। कौन सी नहीं होगी, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश सेल्स ऑफ ₹3000 was posted as ₹2000, करेक्टिफाइंग एंट्री विल बी। 3000 से माल बेचने की खतौनी 2000 से कर दी गई है, सुधार की प्रविष्टि होगी। यहाँ पर क्या है कि कुछ गुड्स थे उनको सेल किया गया था 3000 के, और उसकी पोस्टिंग जो है वो 2000 से नकदी में कर दी गई है। तो अब इसकी सुधार की प्रविष्टि क्या है ये पूछ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, नन ऑफ द, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि
3,000 रुपए से माल बेचना जो सेल किया गया था उसकी जो पोस्टिंग है वो 2,000 रुपीज से कर दी गई है, यानी कि 3,000 का था और करी किससे गई है, 2,000 से कर दी गई। 1,000 का क्या है, जो हमारी एरर है वो 1,000 रुपए की एरर आ गई है। तो अब उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो उसको करेक्ट करने के लिए एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड कमेंसिंग विद द बैलेंस ऑफ डैश। बैंक समाधान विवरण किसके शेष से शुरू होकर तैयार किया जा सकता है, फिक्स एसेट, अचल संपत्ति, बैंक पासबुक, कैश बुक, आइदर कैश बुक और पासबुक। तो आपको पता ही है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो हम कैश बुक या फिर पासबुक दोनों में से किसी का भी बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aman Brothers has an overdraft of ₹40,000 as per the cash book on 31st March. On 22 March, a check for ₹5,000 was issued to a supplier but not presented for payment till 31st March. Payment of ₹2,500 was directly credited to the bank on 27 March but was informed to Aman Brothers on 2 April. A check for ₹3,600 was deposited in the bank on 29 March but payment was realized on 4 April. The overdraft as per passbook is। तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ ये बताना है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसको ही तैयार करना है, जिससे आपको ये बताना है कि इनके पासबुक है उसमें ओवरड्राफ्ट की कितनी वैल्यू आएगी, कितना ओवरड्राफ्ट दिखाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो कुछ चीजें ऐड करनी होंगी, कुछ चीजें हमें लेस करनी होंगी। हिंदी में देखें तो 31 मार्च को रोकड़ बही के अनुसार अमर बंधुओं का जो था 40,000 का अधिविकर्ष था। 22 मार्च को एक आपूर्तिकर्ता को 5,000 रुपए का चेक जारी कर दिया गया, लेकिन 31 मार्च तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, यानी कि जारी कर दिया गया, इशू कर दिया गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है अभी। 2,500 रुपए का लाभांश 27 मार्च को सीधे बैंक में जमा किया गया था, लेकिन 2 अप्रैल को अमन बंधुओं को सूचित किया गया था, यानी कि इसे जमा किया गया था 27 मार्च को और 2 अप्रैल को उन्हें बताया गया। 29 मार्च को बैंक में 3,600 रुपए का चेक जमा किया गया, लेकिन भुगतान 4 अप्रैल को हुआ। पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष क्या है, तो आपको पता ही है जो एंट्री की जाती है, जो कैश बुक होता है उसका जो बैंक कॉलम होता है और जो पासबुक होता है उनका आपस में मिलान किया जाता है। तो अब आपको बताना है कि पहले से ही ऑलरेडी पता है कि ओवरड्राफ्ट है, अब उसमें कुछ चीजें ऐड की जाएंगी, कुछ चीजें लेस होंगी और उसके बाद मुझसे पता चलेगा कि अब ओवरड्राफ्ट की वैल्यू क्या रह गई है। आइए देखिए इसमें क्या चीजें ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि क्रेडिट साइड का है 40,000 का, क्योंकि इसीलिए इन्होंने ब्रैकेट में लगाया। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी अगर कोई इस तरह की इमेज है नंबर्स में जो कि आपके ब्रैकेट में दे रखे होते हैं, तो कभी कभी माइनस जो होता है तो माइनस ना लगा करके उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो चीज निगेटिव में है। अब उसमें से हम लेस कर देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया 5,000 का। तो यहाँ पर और दूसरी चीज जो लेस होगी, डिविडेंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू बैंक, डिविडेंड जो था वो डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया गया था बैंक में। इन दोनों चीजों को आइटम्स को हम लेस कर देंगे इसमें से, ये ऑलरेडी माइनस में है और इसमें आपका 5,000 और 2,500 ये दोनों मिलकर के 7,500 का लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 32,500, ये भी आपका माइनस का ही रहेगा, इसीलिए ब्रैकेट लगा। अब इसमें मैं ऐड क्या करना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रियलाइज्ड, चेक जो है वो डिपॉजिट हो गया है, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना है 3,600 का। तो यहाँ पर वो ऐड हो जाए, क्योंकि ये माइनस में है और उसको ऐड करना है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड लिखा था, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस होकर आ जाएगा 36,100, यही क्या है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं कई बार आप लोग को इससे प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट में भी करवा चुकी हूँ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट सब लोग नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए, इससे मुझे पता चलता है कि कितना आप लोग ध्यान देते हैं, कितना अटेंटिव होकर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मेरे लिए भी इजी रहता है कि आप लोग ये एनालाइज करना कि कितने बच्चों को समझ में चीजें अच्छे से आ रही हैं, तो कमेंट जरूर किया करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, when the bank account in the cash book of a customer shows a debit balance, the customer's account in the bank book must generally show, जब ग्राहक की रोकड़ पुस्तक के बैंक खाते का शेष डेबिट बाकी प्रदर्शित करता हो तो
बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता निश्चय ही दिखाई देना चाहिए। अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेट बैलेंस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कस्टमर है उसकी जो कैश बुक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें डेबिट जो शेष है वो डेबिट बाकी प्रदर्शित करे, यानी कि डेबिट साइड बड़ा है। डेबिट साइड बड़ा होने का मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट में आपकी रिसीप्ट होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट होता है। डेबिट बड़ा होने का मतलब है कि उसके पास रिसीप्ट ज्यादा है, इसीलिए डेबिट का शेष है। अब क्या है आगे कि तो बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता निश्चय ही क्या दिखाएगा, तो जो बैंक की पासबुक होगी उसमें ग्राहक का खाता क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बाकी दिखाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको एज इट इज समझ लीजिए, क्योंकि प्रदीप में जाकर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको एज इट इज ही देख के समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अवधारणा नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, आगम व्यय मिलान अवधारणा, ये तो होती है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपक्षी, ये भी होती है। ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट, सत्य में उचित अवधारणा, तो ये कोई भी आपकी कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, आप लोग को मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, तो ये नहीं था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और जो डी कह रहा है कि गोइंग कंसर्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो कई क्वेश्चन मैंने आपको कराए दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, इंगित करें कि लेखा परीक्षण ऑडिटिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कोई एक आपका ट्रू होगा और बाकी 3 जो होंगे वो फॉल्स होंगे। कौन सा ट्रू है ये देखते हैं। द ऑडिटर इज नॉट कंसेंटेड विद द एडुकेसी एंड रेलेबिलिटी ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय हिज क्लाइंट, लेखा परीक्षक अपने मौके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता और विश्वसनीयता से कोई सरोकार नहीं रखता, यानी कि जो लेखा परीक्षक है, ऑडिटर है, मुवक्किल यानी कि वो व्यक्ति जिसकी ऑडिटिंग कर रहा है, जिसके खातों की अंकेक्षण किए जा रहे हैं, इसकी हिंदी इतनी टॉप क्लास होती है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। ये मुवक्किल, ये सब वर्ड्स तो लॉ में यूज होते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता, कि उसके द्वारा जो भी एविडेंस दिखाए जाते हैं उसकी पर्याप्तता और विश्वसनीयता, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी एविडेंस दिखाए जाते हैं एविडेंस के बेसिस पर ही तो चेकिंग होती ही है, प्रमाणन का काम किया जाता है। अगर एविडेंस सही नहीं होंगे या उसको भरोसा ट्रस्ट नहीं होगा ऑडिटर को, तो वहां पर अकाउंटिंग का काम वो नहीं कर पाएगा। तो ये तो क्या है, गलत है। The auditor is primarily concerned with evidence and evaluation to establish the accuracy and authenticity of facts that actually occurred. लेखा परीक्षक मुख्य रूप से वास्तव में घटित तथ्यों की सटीकता और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए साक्ष्यों के संकलन और मूल्यांकन से सरोकार रखता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ऑडिटिंग का पूरा काम ही है, डिपेंड करता है जो प्रमाणक होते हैं, जो भी साक्ष्य एविडेंस होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर सारी जो इंटरेस्ट की हुई होती है उनको आपस में मिलान किया जाता है। तो वहां पर उससे बहुत ज्यादा वो रिलेट करता है, देखता है कि वो सही है या नहीं सही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीओडी भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन इज द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन टू सब्सटेंस एंड एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट विद एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, बट फॉर दिस द ऑडिटर शुड नॉट गो बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रत्ययन अभिलेखित साक्ष्य के साथ खाता पुस्तकों में किसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए परीक्षा विधि है, लेकिन इसके लिए लेखा परीक्षक को खाता पुस्तकों से आगे नहीं जाना चाहिए। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जो है माना कि जो साक्ष्य होते हैं उनके अलावा भी जो अगर ऑडिटर आवश्यकता समझता है तो वहां के लोगों से भी बातचीत कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, या जरूरत पड़ने पर कोई और बुक्स भी मांग सकता है जो रखी जाती है उस संस्था में, उस कंपनी में। तो यहाँ पर उससे आगे भी जाकर के देख सकता है, वो से आवश्यकता लगती है। With the regular checkups, the retraction can be considered superficial indicate. नियमित जांच किए जाने पर प्रत्ययन को सतही माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है आपका कि रेगुलर चेकअप्स अगर हो रहे हैं तो हमें ये मान लेना है कि जो अकाउंट्स हैं सही है, तो ऐसा नहीं है। रेगुलर चेकिंग होने के बाद भी अगर संस्था के लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिल करके कोई कपट करना चाहे तो वहां पर उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जो अंकेक्षण ऑडिटिंग होती भी है तो वहां पर भी अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट देके एज इट इज सिचुएशन को बता देता है, वो पूरी तरह सर्टिफाई नहीं करता है कि हाँ 100% करेक्ट ही है अकाउंट्स। ऐसा नहीं है। अगर बहुत बड़े लेवल पर कोई जो है गड़बड़ी करी गई है, जैसे कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि कंपनीज में, बैंक में से बड़े बड़े फ्रॉड सामने आ रहे हैं, तो वहां पर उनका मैनेजमेंट ही कहीं ना कहीं पर कोई चूक हो जाती है उनसे, जिस वजह से वो फ्रॉड पॉसिबल हो पाता है। इस वजह से क्या रहता है कि 100% नहीं कहा जा सकता कि अगर जांच हो रही है तो वो अकाउंट सारे सही ही होंगे। तो यहाँ पर अगर सत्य की बात हो रही है कि कौन सा कथन सत्य है, तो वो आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ऑडिटिंग डील्स विद, अंकेक्षण किसमें व्यवहार करता है? चेकिंग निरीक्षण में, वेरिफिकेशन सत्यापन में, एग्जामाइन द अकाउंट लेखों की जांच करने में, ऑल ऑफ दिस ये सभी। तो ऑडिटिंग किससे रिलेट करता है? तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, निरीक्षण भी होता है, सत्यापन भी होता है और जो लेखे रखे गए हैं, अकाउंट्स बनाए गए हैं उनको एग्जामाइन भी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग लिस्ट, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता ही ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी हो जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य की अगर बात की जाए कि कौन सा होता है, तो ये पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं या नहीं। होता आपका डिडक्शन ऑफ एरर भी है, डिडक्शन ऑफ फॉल्ट्स भी है और डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉल्ट्स एंड एरर, लेकिन ये जो है वो सेकेंडरी है, ये जो है आपका ये प्राइमरी है। तो इसलिए आपसे मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जहाँ चारों ऑप्शन सही होते हैं, यहाँ पर कुछ आपको निगेटिव नहीं मिल रहा है, चारों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है बेस्ट आंसर को सिलेक्ट करने में। तो आपको अच्छे से अगर पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी आप उस आंसर को सही दे पाएंगे, वरना सही तो ये चारों ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following techniques are used by the auditor to collect the necessary evidence for the purpose audit? लेखा परीक्षा के प्रयोजन के आवश्यक सार जुटाने के डैश लेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिटिंग का काम करना है, जो ऑडिटर है उसको कुछ कलेक्ट करने हैं, कुछ नेसेसरी, कुछ आवश्यक, कुछ इंपॉर्टेंट इसके लिए एविडेंस है जिसको कलेक्ट करने हैं किसी उद्देश्य के लिए, जो जिस उद्देश्य के लिए वो ऑडिट का काम कर रहा है, तो कौन सी विधि अपनाता है? वाउचिंग की, फिजिकल एग्जामिनेशन की, टेस्ट चेकिंग की या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सारी विधि अपनाता है। तो यहाँ पर ये सारी ही विधियां वो अपना सकता है। वाउचिंग, प्रमाणन, जो भी उसके पास रखे, जैसे बीजक होता है, कैश मेमो होता है, ये सारी चीजें रखी हुई उनसे भी मिला सकता है। वास्तविक परीक्षा भी कर सकता है अगर टैंगिबल एसेट है, जिसको जाकर के जैसे कि स्टॉक का किया जा रहा है, कैश का किया जा रहा है, तो उसको देखकर, या फिर किसी एसेट का किया जा रहा है टैंगिबल एसेट का, तो देख करके भी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। नमूना जांच, अगर काफी बड़ी पैमाने पर उसे करनी है, डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, इन सबकी करनी, तो सबकी अलग अलग ना करके वो कुछ नमूना ले लेता है, जैसे कि सांख्यिकी में नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स में कि एक आपकी काफी बड़ा क्षेत्र है, वहां पर करना है कोई भी काम है या कोई भी वहां पर सर्वे करना है। अब पूरे क्षेत्र से पूछ पाना पॉसिबल नहीं है, तो किसी एक छोटी जगह पर जाकर के सर्वे वो कर लिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि बाकी सब जगह भी यही स्थिति रहेगी। तो वैसे भी टेस्ट चेकिंग भी कर सकता है, उसमें से कुछ एंट्रीज निकाल करके, कुछ बुक्स निकाल करके उनकी चेकिंग कर सकता है। तो यहाँ पर इन सारी तीनों ही मेथड का यूज कर सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड, प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति होता है और एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति निर्धारिती भी होता है। एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन एसएससी, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं कि निर्धारिती भी हो। एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, एक व्यक्ति सदैव एक निर्धारिती भी होता है। एन एचयूएफ इज ऑलवेज एन एसएससी, हिंदू अविभाजित परिवार सदैव निर्धारिती होता है। तो काफी इजी सा भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी एसएससी यानी कि प्रत्येक निर्धारिती, एसएससी कौन होता है? वो व्यक्ति जिसको कर देना है, करदाता जो होता है एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, और उसके साथ ही और क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि निर्धारिती भी हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक निर्धारिती एक व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कोई एसएससी है, कोई करदाता है, वो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक पर्सन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति भी एसएससी ही हो। जैसे कि अगर आप हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, आप कोई भी किसी भी तरह की इनकम आप नहीं, या आपकी इनकम जो टैक्सेशन की लिमिट है बनाई गई है हमारे कंट्री में उससे कम है, तो वहां पर आप जरूरी नहीं है कि एसएससी भी हो, करदाता भी हो, ये कहने का मतलब। लेकिन अगर आप जो है आप गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट जॉब में है, आपकी आय जो है वो इनकम ज्यादा है, जितनी टैक्सेशन लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट है उससे, तो आप वहां पर क्या बन जाते हैं? करदाता बन जाते हैं, एसएससी बन जाते हैं, तो वहां पर आप एक व्यक्ति होंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि प्रत्येक निर्धारिती एक व्यक्ति तो होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि वो निर्धारिती भी हो, तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है As per the provision of the Income Tax Act 1961, which of the following allowance received in respect of income under the head salary is fully exempt? आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार मध्य वेतन के तहत आय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त भत्ता पूरी तरह से छूट प्राप्त करता है?
यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकम टैक्स में जो आप लोग की सैलरी चैप्टर है, सैलरी हेड आता है, उस सैलरी हेड में कौन सा ऐसा अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है जो पूरी तरह से जो टैक्सेबल टैक्स फ्री होता है, पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है, फुल एग्जेम्प्ट होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, ये आपका टैक्सेबल होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां पर थोड़ा सा निकालना पड़ता है उसको, उसके बाद भी कुछ अमाउंट जो होता है वो टैक्सेबल होगा, कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी कि पार्टली है, लेकिन ये आपका पूरी तरह से एग्जेम्प्ट नहीं है। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम भत्ता भी नहीं। जो DNS अलाउंस है, महंगाई भत्ता, ये तो फुली टैक्सेबल होता है, ऐड किया जाता है। लेकिन जो कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय अ जज, एक न्यायाधीश द्वारा प्राप्त प्रतिपूरक भत्ता होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, फुली एग्जेम्प्ट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा अगर हम कहें कि कौन से ऐसे होते हैं भत्ते, तो जैसे कि विदेश भत्ता अगर दिया जा रहा है, तो जो विदेशी वे होते हैं, फॉरेन उस पे जाया जाता है, उसमें कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो भी भत्ता क्या होता है, पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, उसको भी टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद, आय के अधिनियम का अध्याय 6A संबंधित है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द एसएससीज इनकम, निर्धारित की आय में शामिल अन्य व्यक्तियों की आय, डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौती, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं बनती है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और लॉस ऑफ लॉसेस, यानी कि सेट ऑफ या घाटे को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर सेट ऑफ जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हानियां हो जाती हैं, कभी कभी प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया, तो उस लॉस को कितने तक आगे, कितने वर्षों तक हम ले जा सकते हैं, किस किस मद से उसको आगे जाकर के हम रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6A चैप्टर है इनकम टैक्स का, वो किससे रिलेटेड है या उसमें क्या चीजें बताई गई हैं, तो उसमें आपकी डिडक्शंस बताई गई हैं टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। तो यहाँ पर जो 80C से 80U तक की डिडक्शन है वो यहाँ पर बताई गई हैं, जो आपकी सेक्शन अध्याय जो है 6A है, चैप्टर 6A है, उसके अंतर्गत। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल ऑन विच नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अंडर सेक्शन 194BB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असिस्टेंट ईयर। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आय के अधिनियम 1961 की धारा 194BB के तहत घुड़दौड़ से जीतने के संबंध में उपलब्ध अधिकतम सीमा क्या है जिसका TDS काटने की आवश्यकता नहीं है, 10,000 की, 50,000, 20,000, 15,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि धारा जो 194BB है, वहां पर घुड़दौड़ से जीतने पर जो राशि मिलती है, अधिकतम सीमा क्या है कि वहां तक उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर उसको जो जीतता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके 2018-19 दे रखा है, लेकिन अभी भी जो इसकी लिमिट चल रही है वो 10,000 ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर 18-19 का निर्धारण वर्ष दे रखा है, लेकिन अभी भी इसकी लिमिट जो है वो 10,000 ही है। परसेंटेज अगर पूछा है TDS को कितना लगता है, 30% लगता है, और इसकी जो दर है वो, सॉरी, जो लिमिट है वो 10,000 है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज GST? GST किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा है, किस तरह का है, GST जो है हमारा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सी देख के कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि उसी के बारे में कह रखा है तो ये होगा, ऐसा नहीं है। ये आपको सीधे सीधे भारत में, हमारे इंडिया में दो ही तरह से टैक्स डिवाइड है, एक आपका डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? निम्न में से किसे बेचे गए माल की लागत में शामिल नहीं किया जाता? प्राइम कॉस्ट, मूल लागत, फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना परिव्यय, सेलिंग ओवरहेड, विक्रय परिव्यय, डायरेक्ट लेबर, प्रत्यक्ष मजदूरी। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में किसे हम शामिल नहीं करते। तो मैंने किसी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पूरी कॉस्ट शीट दिखाई थी, जिसमें कि किसके बाद क्या आता है, कहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, उसको जोड़ करके कब वर्क कॉस्ट निकलती है, कब प्राइम कॉस्ट आती है, कब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, तो मैंने आपको अच्छे से दिखाया था। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि क्या लागत में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या शामिल नहीं किया जाता, तो जो सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं, विक्रय परिव्यय, उनको शामिल नहीं किया जाता। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, तो हमारी निकल के आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, निकल करके आती है, विक्रय की लागत निकल के आती है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। तो कॉस्ट शीट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आप लोग अगर अभी तक सारे पैकेज सेट देखते आए हैं तो आपने वो भी देखा होगा,
उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। प्राइम कॉस्ट भी पूछी जा सकती है, वर्क कॉस्ट भी वहां पर पूछी जा सकती है, उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस इज इक्विवेलेंट टू डैश परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट मार्जिन जो है, प्रॉफिट जो है वो 20% है सेल का, तो वही प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। 25, 30, 20, 15। देखने में क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे के यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे कैसे निकाला जाता है, इसे निकालना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले यहाँ पर जो सेल्स है उसको 100 रुपीज आपकी है मान लीजिए, और प्रॉफिट उस पर हमारा कितना है 20% ऑन सेल है, तो कितना हो जाएगा 20 रुपए का। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको मानना पड़ता है। तो हमने 100 रुपीज मान ली कि हमारी सेल हुई है, 20% हमें बता रहा था कि प्रॉफिट है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपीज निकल आएगा। अब अगर हम यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है कॉस्ट कैसे निकलती है, सेल में से प्रॉफिट को लेस कर दीजिए, कॉस्ट निकल आएगी। सेल हमने 100 मान ली, प्रॉफिट हो गया 20, तो लेस करने पर 80 रुपीज क्या हो गई, हमारी कॉस्ट निकल आई। अब हमारा 20 पर जो रुपए था 20 अपॉन हमारे इसी को फॉर्मूले में रख लीजिए, 20/80 गुणे 100 हो जाएगा 20/80 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25%। ये 25% क्या हो जाएगी हमारी, जो प्रॉफिट है वो किस पर हो जाएगा, कॉस्ट पर निकल आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।